तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रूल की। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी की बात की थी, यानी कि रैंक की बात की थी, जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अगर एक HTML एलिमेंट है, वहाँ पर दो या दो से अधिक CSS रूल अप्लाई हुए हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा उसे हम लोग पहचानते थे ऑर्डर से। यानी कि पर्टिकुलर जो सेलेक्टर होते थे, ID सेलेक्टर हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, इस टाइप में जो भी सेलेक्टर हैं, तो इसमें जिसकी रैंक या स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती थी वही रूल अप्लाई होता था उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को और आगे बढ़ाया गया और ये बताया गया है कि ये जो चीज़ आपको दिख रही थी रैंक वाली, रैंक के आधार पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा रूल पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे अप्लाई होगा, उसी को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, उसी रूल को। इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट लिखना होता है। तो इस इम्पॉर्टेंट रूल को समझने के लिए हमें इस एग्जांपल को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आपके सामने है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ID का इस्तेमाल किया, फिर क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया। तो इन तीनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, अगर बिना इम्पॉर्टेंट को इस्तेमाल किए हम लोग देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ID वाले एलिमेंट की, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लागू होगी HTML एलिमेंट में जिसकी ID माई ID है। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख दिया है, इसका मतलब है ये रूल फॉलो नहीं होगा, बल्कि जहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है वही वाला CSS उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पर अप्लाई होगा, यानी कि आपको रेड वाला यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो पैराग्राफ एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इन पैराग्राफ एलिमेंट पर जो पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, इसकी मदद से इन सभी का कलर जो है वो रेड हो जाएगा और इसी में इम्पॉर्टेंट लगाया गया है। इसीलिए आपको वो जो प्रीवियस रूल था रैंक वाला वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। सपोज अगर हम लोग यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तब आप देखेंगे प्रीवियस रूल के हिसाब से माई ID वाला जो एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, तो माई ID वाला पैराग्राफ एलिमेंट ये वाला है, तो यही चीज़ डोमिनेट करेगी और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा इस वाले पैराग्राफ एलिमेंट का। और उसके बाद माई क्लास वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है, तो माई क्लास वाला पैराग्राफ एलिमेंट कौन सा, ये वाला है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। और जो नॉर्मल जो पैराग्राफ एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वो इस पर अप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से रेड, ये ग्रे और ये आपको ब्लू में दिखाई देगा। तो रेड, ग्रे और ब्लू इस टाइप में आपको दिखाई दे रहा है। और वहीं आपने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख दिया, तो इससे क्या होगा, पैराग्राफ एलिमेंट, सारे पैराग्राफ एलिमेंट पे एक ही CSS अप्लाई होगी, ये वाला, क्योंकि आपने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख दिया। तो सारे पैराग्राफ एलिमेंट का कंटेंट जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। तो ये होता है इम्पॉर्टेंट की वैल्यू की, मतलब पर आपने तीनों जो पैराग्राफ एलिमेंट है उनका जो कलर था, जो बैकग्राउंड कलर था, वो आपने रेड कर दिया, जबकि यहाँ पर ID सेलेक्टर और जो क्लास सेलेक्टर थे उनकी प्रायोरिटी हायर थी। तो इस हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट रूल है उसने जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है दोनों ही केसेस में उसने उसे डोमिनेट कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो इस तरीके से आप इम्पॉर्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट अबाउट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर और भी चीज़ें आगे दी हुई हैं, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वनली वे टू ओवरराइड एन इम्पॉर्टेंट रूल इज़ टू इंक्लूड अनदर इम्पॉर्टेंट। अब ये बता रहा है कि एक जगह इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आपको ओवरराइड करना है, यानी इम्पॉर्टेंट वाले रूल को आपको ओवरराइड करना है। तो इसका एक नियम क्या है कि आपको दूसरा इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक इम्पॉर्टेंट को ओवरराइड करने के लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये कि इससे जो CSS कोड होता है उसमें कन्फ्यूज़न पैदा होती है और इससे डिबगिंग भी मुश्किल हो जाती है। खासतौर से अगर स्टाइल शीट आपकी काफ़ी बड़ी है तो वहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसमें किस तरीके से इसका बिहेव है। तो थोड़ा सा बिहेव इसका समझने में दिक्कत होती है। अगर यही काफ़ी बड़ी स्टाइल शीट होती तो वहाँ पर समस्या और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो यही चीज़ है कि जैसे ये जो है बैकग्राउंड कलर ये डोमिनेट कर रहा था इन दोनों ID और क्लास सेलेक्टर वाले रूल को,
जब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं था तब, ठीक है। अब इसके इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो पड़ा, इसके इम्पॉर्टेंट होने की वजह से ये जो रूल है ये डोमिनेट कर रहा था इन दोनों के ऊपर। अब जब आपने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल कर दिया तो ये जो इसका जो रूल था जो डोमिनेट कर रहा था, इसको आपने ओवरराइड कर दिया इन दोनों से, ठीक। तो इससे आउटपुट कुछ और आएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टिप दी हुई है, इट इज़ गुड टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट रूल। ये अच्छा होगा कि आप इम्पॉर्टेंट रूल को अच्छे से जानिए। और ये भी यहाँ पर बता रहा है कि ये अच्छा ये होगा, आप तभी इसका इस्तेमाल करिए जब आपको इसकी एकदम निश्चित रूप से ज़रूरत पड़े, तभी आप इस इम्पॉर्टेंट रूल को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी बता रहा है कि एक या दो से ज़्यादा इसके फेयर यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है आपके कोड में। और ख़ास तौर से आपको इस्तेमाल ऐसी जगह पे करना चाहिए, जैसे एग्जांपल में बता रहा है कि जैसे कि आप कोई CMS इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपका वर्डप्रेस जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पर आप स्टाइल शीट को ओवरराइड करना चाहते हैं अपनी कस्टम स्टाइल शीट से, तो आप वहाँ पर अपने कस्टम स्टाइल शीट में इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है इसका इस्तेमाल, कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके CMS के ज़रिए जो स्टाइल शीट प्रोवाइड की जा रही है उसको ये ओवरराइड कर देगा और आपका जो कस्टम स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा आपके पेज पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कुछ ये दूसरा एग्जांपल भी इसी टाइप में दिया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है।